दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। संसद की जो सीटें हैं उनको लेकर जो दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य, बल्कि यूं कहा जाए केंद्र और दक्षिण के राज्य, और दक्षिण के राज्यों में भी अब जुड़ गए हैं पंजाब, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट भी जुड़ गए हैं। इनके बीच जो एक विवाद है कि भाई आप परिसीमन करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे अगर सीटों का 2026 में होना है, तो आप अगर पॉपुलेशन के आधार पर आबादी के हिसाब से फिर से संसद की सीटों का निर्धारण करेंगे, तो फिर तो उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने परिवार नियोजन की सरकारी नीति का घनघोर उल्लंघन किया, उसका सही ढंग से पालन नहीं किया, उनके यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण के राज्य जहां जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिशें काफी कामयाब रही, उनके यहाँ सीटें घट जाएंगी। तो ये जो आशंका दक्षिण के राज्यों में है और अन्य कुछ राज्यों में भी है देश के जो दक्षिण में नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोमिनेंटली अगर कहा जाए, प्रमुखता से कहा जाए, तो वे दक्षिण के राज्य हैं जो आबादी के घटने बढ़ने के वजह से घाटे में हो जाएंगे अगर लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 में उसी आधार पर हो गया जिस आधार पर पहले हो रहा था। तो ये जो मसला है, इसको लेकर काफी समय से केंद्र सरकार और दक्षिण के राज्यों के बीच में विवाद चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई जाकर एक बार, मुझे याद आ रहा है तमिलनाडु के किसी फंक्शन में, उन्होंने कहा भी था कि दक्षिण के राज्यों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी सीटें कम नहीं की जाएंगी। इस पर दक्षिण के राज्यों के नेताओं ने कहा कि सीटें कम नहीं की जाएंगी, ये बड़ा वेग बयान है। गृह मंत्री साफ शब्दों में कहें कि परिसीमन का आधार क्या होगा। अगर आप दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं करेंगे लेकिन उत्तर के राज्यों की सीटें आप बढ़ा देंगे या मध्य भारत के राज्यों की सीटें बढ़ा देंगे, तो असंतुलन तो फिर भी बना रहेगा। तो ये एक सवाल उठा था, इसका जवाब केंद्र ने आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, चूंकि मौजूदा जो परिसीमन है 1971 की जनगणना के आधार पर है, वाजपेयी जी की सरकार के दरमियान फिर से होना था, लेकिन वाजपेयी जी बहुत समझदारी के साथ उन्होंने इस पूरे विवाद को उत्तर बनाम दक्षिण, केंद्र बनाम दक्षिण, इस विवाद को टालने के लिए उन्होंने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया और कहा कि अब ये 2026 में तय होगा। यानी 2002 में उन्होंने ये टाला। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो मोदी सरकार है वो भी इसको टालेगी या एग्जीक्यूट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, आबादी के हिसाब से सीटों का पुनर्निर्धारण करेगी। इसको लेकर चेन्नई में शनिवार को काफी जबरदस्त बड़ी बैठक हुई और ये पहली बार दक्षिण के ही नहीं बल्कि उत्तर के भी कुछ राज्यों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और वहां पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर फेयर डिलिमिटेशन, यानी सार्थक डिलिमिटेशन के लिए, निष्पक्ष डिलिमिटेशन के लिए एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो बैठक एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने जो बुलाई थी, उसकी जबरदस्त ढंग से बैठक हुई। कामयाब बैठक कही जाएगी क्योंकि उसमें एम.के. स्टालिन के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन मौजूद थे, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मौजूद थे और एक जबरदस्त इंक्लूजन, एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, नया राज्य शामिल हुआ इस पूरे एक्शन कमेटी में, और वो था पंजाब राज्य। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं चेन्नई के, वो भी शामिल थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया किन्हीं कारणों से, व्यवस्था के कारण नहीं आ सके, तो उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बहुत ही पावरफुल नेता हैं उनको भेजा, डी.के. शिव कुमार, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं वहां। इसके अलावा बीआरएस के भी नेता मौजूद थे, आंध्र तेलंगाना के, और आंध्र प्रदेश से भी कुछ पार्टियों के नेता मौजूद थे। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं
चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के तौर पे वे मौजूद नहीं थे, वो साइलेंट थे इस मुद्दे पर। हाँ, एक घटना जरूर घटी, हाँ, कि पवन कल्याण जो उनके एलआई हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी जो है जनसेना पार्टी, उन्होंने अपने एक सांसद को रात को भेजा, शुक्रवार की रात को, और डीएमके के जो सांसद हैं मिस्टर पी विल्सन, बकायदे उनको भेजा गया डीएमके की सरकार की तरफ से कि भाई आप उनका वेलकम करने एयरपोर्ट जाइए। एयरपोर्ट पर उनका 2 सांसदों ने वेलकम किया और बाकायदा उनको लाया गया और अतिथि गृह में ठहराया गया। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग वो फिर से आंध्र प्रदेश के लिए वापस हो गए, मीटिंग में पार्टिसिपेट किए बगैर। तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से या केंद्र की तरफ से पवन कल्याण को कहा गया होगा कि आपकी पार्टी का नुमाइंदा अपोजिशन की बैठक में क्यों जा रहा है, तो इसलिए वो वापस आ गए, ऐसा कहा जा रहा है। हम इसके बारे में प्रामाणिक तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा और दूसरा कारण क्या होगा कि आप रात को भेज रहे हैं और सवेरे आप लौटा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर माना जाएगा कि अगर टीएमसी को छोड़ दिया जाए, तृणमूल कांग्रेस जिसकी नेता को भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आई, ममता बनर्जी, वो ऐसा डुबियस स्टैंड कई बार लेती हैं कि एक तरफ वो बीजेपी से लड़ने का दावा करती हैं, केंद्र के अन्यायपूर्ण रवैये जो बीजेपी की सरकार के दौरान है उनके विरोध की बात करती हैं, लेकिन जब उसके विरोध का कोई संगठित रूप खासकर डेमोक्रेटिक ढंग से व्यक्त करने की कोशिश अन्य राज्य करते हैं तो गायब हो जाती है। ये ममता बनर्जी की स्टाइल है और इससे जाहिर है केंद्र को राहत भी मिलती है। तो ये वो नहीं आई। लेकिन दोस्तों, नवीन पटनायक ओडिशा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ ही समय पहले वो अपदस्थ हुए हैं, मुख्यमंत्री पद अपना गंवा बैठे, चुनाव में हार गए, वो बाकायदे जुड़े, ऑनलाइन उन्होंने भाषण दिया इस मीटिंग में। वो स्वास्थ्य कारणों से स्वयं फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन वो भुवनेश्वर से बाकायदे जुड़े और लगातार मीटिंग में बरकरार रहे, खूब उन्होंने भाषण किया और उन्होंने भी पूरी सहमति जताई इससे। तो इससे यह लगता है कि ये मामला केवल अब दक्षिण भारत का नहीं रह गया है, बल्कि अन्य स्टेट्स भी इससे जुड़ रहे हैं, जो मानते हैं कि डिलिमिटेशन जो होगा, परिसीमन जो संसदीय सीटों का होगा 2026 में, अगर वो 2026 की नई जनगणना के आधार पर होगा, पता नहीं जनगणना कब होगी, 2021 में होनी थी, आज तक नहीं हो पाई। दुनिया में अनोखा देश भारत है और इसकी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, इस पर जरूर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं बहुत सारे हलकों की तरफ से कि आखिर जनगणना कराने में कोताही सरकार क्यों कर रही है। जनगणना के आंकड़ों के बगैर विकास की कैसी आप रूपरेखा तैयार करेंगे, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब देखना है कि परिसीमन के लिए जनगणना कब कराई जाती है। तो माना यह जा रहा है कि 2026 के शुरू में जरूर जनगणना कराई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल अब सरकार पर एक बड़ा प्रेशर पड़ा है कि जो डेटा, जो तथ्य रखे गए हैं सरकार, विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की सरकारों की तरफ से, वो बड़े गंभीर हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें एम के स्टालिन का कहना है मीटिंग में, जो उन्होंने कहा कि हम डिलिमिटेशन के खिलाफ नहीं है, वी वांट फेयर डिलिमिटेशन। जो सरकार कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि नहीं साहब डिलिमिटेशन के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा नहीं, वो कहते हैं नो, वी आर नॉट अगेंस्ट डिलिमिटेशन, वी वांट फेयर डिलिमिटेशन। इसी तरह से नवीन पटनायक साहब कहते हैं कि डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन के आधार पर केवल किया जाता है तो यह अनर्थ है। सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन सीटों का नहीं किया जाना चाहिए, यानी सीटें तय नहीं की जानी चाहिए कि किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है। वह एक चुना जा सकता है कि वह भी एक फैक्टर है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, अन्य चीजों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनका कहना है। दूसरी बात की जो बड़ी दिलचस्प टिप्पणी रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन बेस्ड जो डिलिमिटेशन है वह नॉर्थ इंडिया को फायदा पहुंचाएगा और साउथ के राज्यों को वो दोयम दर्जे का एक तरह से नागरिक बना देगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। द नॉर्थ विल मेक अ सेकेंडरी सिटीजन, ये बात वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सीटें इतनी कम हो जाएंगी कि केंद्र जो 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 सदन है, जो लोकसभा है, उसमें जो चाहे वो पास करा लेंगे नॉर्थ के लोग। ये उनका एक उनका कहने का अर्थ ये है। और दोस्तों, पिनरई विजयन जो सीपीआईएम के नेता हैं और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, चूंकि बीजेपी जानती है कि नॉर्थ में उसके पास सीटें ज्यादा हैं
और वो जो चाहे वो करा सकती है, लिहाजा वो नॉर्थ की सीटों को बढ़ाने के चक्कर में फंसी हुई है और साउथ को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। एम के स्टालिन भी वही बात कह रहे हैं और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि इवन इफ टोटल नंबर ऑफ पंजाब सीट राइज मार्जिनली आवर रिप्रेजेंटेशन विल बी प्रोपोर्शनली फॉल। यानी कहते हैं कि अगर सीटें हमारी एक आध बढ़ भी जाती हैं तो भी हमें घाटा होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट जो जो इंक्रीज होनी चाहिए हमारी सीटों में वो नहीं हो पाएगा। तो भगवंत मान शायद यही सोच करके उस बैठक में गए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है दोस्तों। बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूंगा इस मामले में कि क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि नॉर्थ के मुकाबले अगर साउथ के राज्य तरक्की की दौड़ में बहुत आगे हैं तो उनकी सीटें लोकसभा में कम करके और नॉर्थ के स्टेट्स की सीटें बढ़ा करके आप क्या संदेश देंगे? अब उदाहरण के तौर पे जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर डिलिमिटेशन इसी तर्ज पर हुआ तो केरल की सीटें 5 से लेकर 6 घट जाएंगी, उसके पास 20 ही सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है, उनकी 9 सीटें घट जाएंगी। आंध्र के 25 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें घट जाएंगी कम से कम। तेलंगाना की 17 सीटें हैं, उसमें 2 सीट घट जाएगी। कर्नाटक की 28 सीट है, उनके पास भी 2-3 सीट घट सकती है। पंजाब 13 सीट है, एक आध सीट बढ़ेगी। बंगाल में 42 सीट है, पता नहीं कितनी घटेगी, अभी पूरा आकलन इसका नहीं सामने नहीं आया है। लेकिन यूपी बिहार के बारे में ये बात तय है कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 12 सीटें कम से कम बढ़ेंगी और बिहार में 40 सीटें हैं, 10 कम से कम बढ़ेंगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 5 और राजस्थान में 6 सीटें बढ़ सकती हैं। अब लेकिन अगर आप देखें कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो प्रगति का एक बहुत ही मुकम्मल जो आंकड़ा पेश किया जाता है, उसमें यूपी और बिहार कहां है? उत्तर बिहार जो है 37वें पोजीशन पर है, आप सोच लीजिए, और यूपी जो है वह उसके 35वें पोजीशन पर है। इसके अलावा झारखंड का नंबर 36वां है, मध्य प्रदेश का 33वां है, असम का 32वां है। और बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक आंकड़ा पेश करूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग का डेटा है, मोदी सरकार का डेटा है, कि केरला का जो इसमें पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वो है 80.2%, तमिलनाडु का 80.2%, पंजाब का 77.8%, उत्तराखंड का 77.2%, गोवा का 75.6%, लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना है? 56.4%, बिहार का कितना है? 43.2%, असम का क्या है? 57.2%। तो इतनी मिजरेबल स्थिति है अगर आप देखें जो केरल या तमिलनाडु जैसे स्टेट हैं और यूपी बिहार जैसे स्टेट हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो लोकसभा की सीटों के निर्धारण पुनर्निर्धारण का मसला है, ये बहुत जबरदस्त ढंग से अटका हुआ है। अब देखना है कि केंद्र, साउथ इंडियन स्टेट्स और पंजाब, उड़ीसा, यहाँ के जो बड़े नेता गए उनकी जो बात सामने आई है, उन्होंने जो मांग की है उस पर केंद्र क्या कहता है। क्या केंद्र और दक्षिण के बीच में वाकई ये टकराव बढ़ेगा? आज की तारीख में अगर प्रगति की बात करें, विकास की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, सभ्यता संस्कृति के मामले में बात करें, तो निश्चय ही जो दक्षिण भारत है वो पूरे भारत की जनता को, पूरे भारत के समाज को रास्ता दिखाता नजर आ रहा है। अगर उसकी सीटें कम हो जाएंगी तो जाहिर है ये एक बड़ा ही विवादास्पद और बहुत ही विस्मयकारी कदम होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।